हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से विद्या जोन यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन बात करेंगे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए एक नया टॉपिक जुड़ा है, जो है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी में दो चार पॉइंट दिए हुए हैं, जिसके आधार पर उसी के अनुसार अपन बात करेंगे। जैसे आपके सिलेबस की अगर बात करें तो एक आपके है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, एक है उसके उपकरण और एक अनुप्रयोग और सामाजिक प्रभाव। ये चार टॉपिक आपके दिए हुए हैं। तो देखो, सूचना प्रौद्योगिकी के आधार की बात करें तो आधार का मतलब है कि कंप्यूटर के बारे में, तकनीक के बारे में, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, इस सब के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने को। कंप्यूटर से संबंधित जो भी बेसिक चीजें हैं वो सारी अपने को पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद में आपके बात आती है उपकरण की। उपकरण में इनपुट आउटपुट उपकरण नहीं है, वो अब गलत फहमी मत रह जाना। उपकरण का मतलब है जो आपके ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उससे संबंधित है वो उपकरण। 9th क्लास की जो आपके स्कूलों में बुक्स लगती है कंप्यूटर की, जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणा, उस पुस्तक की अगर बात करें तो उस पुस्तक के अनुसार मैं बता रहा हूं आपको कि जो टूल्स है, उपकरण है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पढ़ना है। ऑफिस के अंदर पावर पॉइंट, एक्सेल, आपके वर्ड है, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा उनकी शॉर्टकट कीज है, वो आपको पढ़नी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज अपनी पहली क्लास है और इसमें अपन बेसिक चीज़ों की बात करेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर संबंधित कौन कौन सी बातें हैं वो अपने पता होनी चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, मेमोरी कितने प्रकार की होती हैं। फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे आउटपुट इनपुट डिवाइसेज की। वो उपकरण अलग चीज़ है, डिवाइसेज अलग चीज़ है। देखो, इसमें डिवाइस नहीं लिखा हुआ, इसमें टूल्स लिखा हुआ है। टूल्स आपके माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ और ऑफिस आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में उसके एप्लीकेशंस, अनुप्रयोग और फिर उसके बाद सामाजिक प्रभाव आएंगे। तो चलिए अपन आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। और आज की क्लास अपन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से करेंगे ये क्लासें। और इसमें अगर बात करें तो आज की क्लास आपके सामने है पहला प्रश्न, जो कि है आपके कंप्यूटर की किसी भाषा, विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों को क्या कहा जाता है। विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को आपके बताना है कि क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर होता क्या है। इसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कंप्यूटर की अगर बात करें तो कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर आपके एक शब्द होता है इंग्लिश का। क्या शब्द है? कंप्यूट। इस शब्द से बना है कंप्यूटर। और इस शब्द का अर्थ क्या होता है? इस शब्द का अर्थ होता है गणना करना। क्या शब्द अर्थ होता है? गणना करना। एक और आपको ध्यान में रखना है कि कंप्यूटर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर क्या है, तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, जो अपन आंकड़े देते हैं प्रोग्राम बनाकर, उन आंकड़ों के अर्थ के आधार पर वो उनको सूचनाओं में परिवर्तित करती है। ये कंप्यूटर का कार्य है। तो बेसिकली अपने को पता होना चाहिए कंप्यूटर का काम होता है गणना करना। जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब इसका काम था गणना करना, और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ गया है? कंप्यूटर पड़ गया है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की किसी विशिष्ट भाषा में लिखे गए निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। तो वो कहा जाता है प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोग्राम। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर को जो अपन डाटा देते हैं उन डाटा को क्या कहा जाता है? अपरिष्कृत डाटा कहा जाता है। ध्यान रखना, रो डेटा कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? रो डेटा इनको कहा जाता है। दूसरी बात, मेमोरी की बात अपन आगे करेंगे। दो प्रकार की अस्थाई, स्थाई, दो प्रकार की मेमोरी होती हैं। तो बस ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए मैंने यहां पर लिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये देख लीजिए। कंप्यूटर है, ये आपके कंप्यूटर का क्या है? मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस होता है। और ये आपके क्या है? वो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंदर ये सीपीयू सेटअप होता है सब कुछ। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं कि ये सीपीयू है इसके अंदर।
और ये आपके देख लो स्पीकर लगे हैं, ये भी आउटपुट है स्पीकर, ठीक है। इधर आपके कीबोर्ड पड़ा है, तो कीबोर्ड आपकी इनपुट यूनिट होती है, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए। माउस है, माउस पॉइंटिंग डिवाइस होता है और इनपुट का काम करता है। ये क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ये सब क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। और ये इनपुट का ही काम करते हैं। तो ये बेसिक कंप्यूटर ऐसा होता है, आपने देखा ही होगा, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से एनालॉग कंप्यूटर का उदाहरण है। अब कंप्यूटर देखो कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनुप्रयोग के आधार पर। किसके आधार पर, अनुप्रयोग, यानी कि उनके एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा प्रकार, तो सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहला प्रकार आता है एनालॉग प्रकार। दूसरा प्रकार आता है डिजिटल प्रकार। कौन सा आता है, डिजिटल प्रकार। और तीसरा प्रकार आता है आपके हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या होता है, जिसमें इन दोनों को सम्मिलित रूप से समाहित किया गया है, यानी कि उसमें एनालॉग भी होता है, डिजिटल भी होता है, उसका कंबाइंड फॉर्म है, वो क्या कहलाता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा उदाहरण है जो एनालॉग कंप्यूटर का है। जैसे देखिए, आपने एनालॉग क्या काम आते हैं एनालॉग कंप्यूटर, तो ये आपके अंकों पर काम नहीं करते हैं, ये भौतिक रूप से उपलब्ध डाटा पर कार्य करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर होते हैं, ये किस डाटा पर कार्य करते हैं, भौतिक डाटा पर कार्य करते हैं। भौतिक डाटा कौन कौन से, जैसे अगर बात करें ताप की, ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गई, विद्युत हो गई, ठीक है। और भी ऐसे बहुत सारे डाटा हैं जो भौतिक हैं, उन पर ये काम करते हैं। अब इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, जहां पर इन ताप, दाब, लंबाई, विद्युत का काम होता है, वहीं पर इन एनालॉग कंप्यूटर का काम होता है। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, विज्ञान के क्षेत्र में हो गया। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एनालॉग कंप्यूटर की खासियत क्या होती है कि इनके जो संकेत होते हैं वो सतत होते हैं। एनालॉग के जो संकेत होते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, संकेत कैसे होते हैं, सतत होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर में संकेत कैसे होते हैं, सतत होते हैं। ये आधार है, आईटी का आधार है। आईटी यहीं से तो खड़ी हो रही है, बाकी आईटी बेस तो यही तो है कंप्यूटर का। कंप्यूटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, यही तो बेस है आईटी का। अब देखिए, अब यहां पर कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं, तो इसमें एक तो आपके स्पीड मापने वाला जो स्पीडोमीटर होता है वो एनालॉग होता है। घड़ियां होती हैं इसके अलावा, ठीक है। विद्युत मीटर है वो एनालॉग होता है। थर्मामीटर है वो एनालॉग होता है। वोल्टेज मीटर है वो एनालॉग होता है। तो ये सभी आपके एनालॉग के उदाहरण हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है, ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर। ऐसा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है डिजिटल कंप्यूटर के संदर्भ में। देखो, मैंने अभी बताया कि कितने प्रकार, 3 प्रकार के, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। अब ये डिजिटल से संबंधित है, कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है, ये आपको बताना। तो डिजिटल में क्या होता है कि डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो अंकों पर कार्य करते हैं, जबकि वो भौतिक राशियों पर काम करते हैं, वो अंकों पर काम नहीं करते एनालॉग। दूसरा है, ये गणना के साथ तार्किक क्रियाएं नहीं करता है, तो तार्किक क्रियाएं करता है। डिजिटल क्या करता है, गणना के साथ साथ डिजिटल कंप्यूटर है वो तार्किक क्रियाएं भी करता है। तो ये कथन आपके सही नहीं है, बी आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा देखो, डिजिटल कंप्यूटर में संकेत असतत होते हैं, बिल्कुल। एनालॉग में सतत होते हैं, डिजिटल में असतत होते हैं, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। इनमें सभी डेटा व निर्देश एक साथ इनपुट किए जाते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसमें जो है डेटा और निर्देश है वो एक साथ इनपुट किए जाते हैं सभी। तो बिल्कुल 3 कथन सही है, एक बी है वो सही नहीं है। नेक्स्ट आपके सामने ये लैपटॉप कंप्यूटर है, आपने देखा ही है। ये किसके प्रकार हैं, ये आगे आएंगे, जिसमें अपन बात करेंगे कंप्यूटर के आकार के आधार पर वर्गीकरण, जिसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप ये सारे आएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके सामने है
कि रोगी के तापमान, रक्तचाप, धड़कन आदि को एनालॉग सिग्नल के रूप में ग्रहण कर इन्हें डिजिटल सिग्नल में बदलकर परिणाम को अंकों के रूप में कौन सा कंप्यूटर प्रदर्शित करता है? तो अच्छा प्रश्न है। इसकी अगर बात करें, टेम्परेचर है, टेम्परेचर देखो, तापमान की बात करें, रक्तचाप, धड़कन, इनको एनालॉग के रूप में ग्रहण किया जाता है और फिर उनको डिजिटल में बदला जाता है। तो ऐसा एनालॉग और डिजिटल दोनों का काम किस में होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर में होता है। इसमें होता है हाइब्रिड में। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड का है वो कहाँ होता है? चिकित्सा में सबसे ज़्यादा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग। चिकित्सा, तापमान, धड़कन, आपके बीपी है, ये सब चेक करने के लिए इनके सिग्नल है वो एनालॉग में ग्रहण किए जाते हैं और बताए किस में जाते हैं? डिजिटल रूप में बताए जाते हैं। तो ये वर्गीकरण अपना कंप्लीट हुआ एप्लीकेशन के आधार पर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये देखो पॉम टॉप कंप्यूटर है, टैबलेट कंप्यूटर है, ये सब आकार वाले हैं। इनकी बात अपन आगे करने वाले हैं, अब आप देख लीजिए बस। नेक्स्ट है कि पीसी का विस्तारित रूप क्या है? पीसी, देखो पीसी, पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। आसान सा प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं, बेसिक चीज है तो अपन बेसिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक, ये आपके पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो आकार के आधार पर अगर अपन वर्गीकरण करें इनका, आकार के आधार पर यहीं पर कर लेते हैं। आकार के आधार पर आगे प्रश्न आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आकार के आधार पर वर्गीकरण है तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा? माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में वो सब आ जाएंगे। कौन सा? एक डेस्कटॉप आ जाएगा, दूसरा आपके लैपटॉप आ जाएगा, ठीक है। लैपटॉप के बाद अगर बात करें तो आपके पॉम टॉप, जिसकी अभी अपन ने फोटो देखी थी, पॉम टॉप भी किस में आ जाएगा? माइक्रो के अंदर आ जाएगा। नोटबुक लैपटॉप के समान ही होता है, नोटबुक कंप्यूटर, तो वो नोटबुक भी किस में आ जाएगा? माइक्रो के अंतर्गत। और टैबलेट भी आपके किसके अंतर्गत आ जाएगा? माइक्रो के अंतर्गत आ जाएगा। अब टैबलेट के बाद में, अब माइक्रो के बाद में दूसरा, एक तो क्या माइक्रो, दूसरा इसका प्रकार होता है मिनी। कौन सा? मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर की अगर बात करें और तीसरा प्रकार होता है आपकी मेन फ्रेम। ये 3-4 प्रकार है, बस ध्यान में रखना है। मेन फ्रेम के बाद आता है सुपर कंप्यूटर। कौन सा आता है? सुपर, जिसमें अपन आगे प्रश्न आएंगे, परम सुपर कंप्यूटर संबंधित भी अपन बात करेंगे। तो ये आपको बेसिक बातें ध्यान में रखनी है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये आकार के आधार पर अपन 4 प्रकार के देखे। और माइक्रो कंप्यूटर है, ये डेस्कटॉप, लैपटॉप, पॉम टॉप, नोटबुक, टैबलेट, ये सारे माइक्रो के ही भाग हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? मेन फ्रेम का उदाहरण नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखो, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ये आकार में काफी बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं। इनकी मेमोरी भी अधिक होती है, स्पीड भी अच्छी होती है, और इसमें एक समय में कई लोग हैं, कई व्यक्ति है, वो काम कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है मेन फ्रेम का? तो मेन फ्रेम का उपयोग रेलवे में किया जाता है, ठीक है। बीमा कंपनियां इनका उपयोग करती हैं, जहां पर ज़्यादा लोड होता है वहां पर ये काम करते हैं। रिसर्च वाले क्षेत्र में ये काम आता है, रिसर्च अनुसंधान क्षेत्र में ये आपके काम आते हैं। और बड़े बड़े व्यवसाय जहाँ चलते हैं, बिजनेस, तो वहाँ पर बड़े व्यवसायों में ये काम आते हैं, ठीक है। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर इन क्षेत्रों में काम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। कौन कौन से मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं, इनके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। IBM 4300, IBM 4381, वैक्स 88, 42, ये आपके तीनों ही क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है, ठीक है। उसके बाद परम की बात करें तो ये आगे आएगा, ये मेन फ्रेम नहीं है, ये सुपर में आता है। तो इसकी बात अपन नेक्स्ट प्रश्नों में करने वाले हैं। ये देखो, ये नोटबुक कंप्यूटर है और ये मिनी कंप्यूटर है, ये मिनी है, देख लीजिए मिनी कंप्यूटर। ये सब चित्र है
वो आपके राजस्थान बोर्ड की एक बुक लगती है सूचना प्रौद्योगिकी 9th क्लास की, उस बुक से ही ये चित्र लिए गए हैं, उस बुक से ही प्रश्न बनाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने है उस बुक में, देखो उस बुक के बारे में बता देता हूँ कि 3 टॉपिक, एक तो आधार वाला टॉपिक है ना, तो उसको तो आपको बेसिक तौर पर सारी कुछ पता होना ही चाहिए, तो इसलिए आपको चैप्टर पहला पढ़ना ही पड़ेगा, और उससे संबंधित जो इनपुट आउटपुट है वो चैप्टर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, आधार में उस 2 चैप्टर आ जाएंगे। फिर आपके जो 3 टॉपिक है, जैसे एक तो हो गया टूल्स वाला, और एक उसके अनुप्रयोग वाला, ये सिलेबस दे रखा है आपके रीट में, मेंस में, 3rd ग्रेड में, और एक आपके हैं सामाजिक प्रभाव। ये एज इट इज आपके चैप्टर हैं 9th क्लास की इस बुक में, तो आप इस बुक को जरूर पढ़िएगा। कौन सा और कौन सा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। देखिए, तो सुपर में अभी अपन ने बात की, एक तो आपके है परम, परम सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, CRAY ये भी सुपर है, नेक और CDC ये सारे सुपर कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज आपके इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर क्या खास बात होती है कि ये आकार में सबसे बड़े कंप्यूटर हैं सुपर कंप्यूटर। इनकी मेमोरी और स्पीड बहुत तेज होती है, सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक नहीं की है, सुपर इसीलिए कहते हैं। अधिक जटिल और जो हार्ड कैलकुलेशंस होती हैं वो सब इन्हीं के माध्यम से होती हैं। बहुत महंगे होते हैं, अरबों में इनकी कीमत होती है, और अनेक व्यक्ति इसके एक साथ इस पर काम कर सकते हैं। इसका ही वही है मौसम की भविष्यवाणी। अगर आपसे पूछ ले कि मौसम की भविष्यवाणी में कौन से कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं, तो ये होते हैं सुपर कंप्यूटर। मौसम की भविष्यवाणी में कौन से कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर प्रयुक्त होते हैं। अंतरिक्ष अनुसंधान है, लेबोरेटरीज है, रक्षा संगठन है, न्यूक्लियर जो आपके संयंत्र है, रिएक्टर वगैरह है, वहां पर आनुवंशिक अभियांत्रिक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, सब में यही काम आते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट आपके सामने ये मेन फ्रेम कंप्यूटर का है चित्र, देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, परम नामक सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया। तो देखिए, परम सुपर कंप्यूटर है, इसका विकास किया गया था CDAC के द्वारा। जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। ये कहां पर स्थित है, ये पुणे में स्थित है। भारत का संस्थान है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के क्षेत्र में ये काम करता है, और पूर्ण रूप से ये भारतीय है। ठीक है, इसके द्वारा परम नामक कंप्यूटर विकास किया गया था, और इसके अलावा फिर परम के बाद परम 10,000, परम अनंत, परम पदम, ये सब विकसित इसी के द्वारा किए गए। ठीक है, अब देखो इन कंप्यूटर का विकास हो चुका है, तो अब ये भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ये कंप्यूटर चलते हैं, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है, कार्य क्षमता है, वो बहुत ही मतलब कमाल की है। विदेशों के कंप्यूटरों में भी ऐसी क्षमता नहीं है जो आपने भारतीय कंप्यूटर परम में है। ठीक है, परम सुपर कंप्यूटर, ध्यान रखना। ये जब एक इसकी जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी आप 9th किताब में उसमें दे रखी, किताब में 9th वाली में, बुक में देखना आप, कि कंप्यूटर में जो है टेक्नोलॉजी अपने को चाहिए थी, वो अमेरिका ने भारत को टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, और उसकी जो सुपर कंप्यूटर बनने में जो आपूर्ति थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, तो उसके बाद में भारत के वैज्ञानिकों को ये बात बहुत बुरी लगी, और भारतीय वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये ऐसा हम भी कर सकते हैं। तो ये परम नामक बहुउपयोगी कंप्यूटर एक विकसित किया गया, सुपर कंप्यूटर बनाया गया, और बहुत ही ये शानदार है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सुपर कंप्यूटर हर दम आगे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये परम सुपर कंप्यूटर आपके सामने आकार में सबसे बड़े होते हैं। ये भी आपको अभी पढ़ा कि सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं, तो ये कई कमरों में एक कंप्यूटर सेट होता है, ध्यान रखना। ये सुपर कंप्यूटर है आपके सामने। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है। तो ये देखो, कंप्यूटर का उपयोग कहां पर किया जाता है ये तो आप बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि कंप्यूटर का प्रयोग है, उपयोग है, वो हर जगह किया जा रहा है। कोई भी ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन देखकर ही आप पहचान लेंगे। हालांकि ऐसा प्रश्न आएगा भी नहीं कि निम्न में से किस में कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता है या किया जाता है। यहाँ पर देखो DTP,
तो डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। जो आपके बुक्स वगैरह पब्लिश की जाती हैं तो वहाँ पर इस तकनीक का काम लिया जाता है डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग। फिर है सीबीटी। सीबीटी देखो, एक आप टेस्ट देते हैं वो भी सीबीटी होता है। यहाँ पर सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है। तो टीचिंग भी सही है, टेस्ट भी सही है। वीसीआर की बात करें तो वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम को क्या कहा जाता है? वीसीआर कहा जाता है। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये फुल फॉर्म से संबंधित प्रश्न कई बार पूछ लिए जाते हैं। फिर है कंप्यूटर द्वारा संगीत रचना कहलाता है। देखो, एक एमआरआई जांच आपने सुना होगा कि शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनको देखने के लिए क्या की जाती है? आपके एमआरआई जांच की जाती है। एक है एमआईडीआई। तो एमआईडीआई की अगर बात करें तो एमआईडीआई कहाँ काम आती है? तो ये म्यूजिक में काम आती है, संगीत रचना में काम आती है एमआईडीआई। सीएडी की बात करें तो ये है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी प्रकार आपके होता है ये आपके क्या कहते हैं, सीएई, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो म्यूजिक में कौन सा एमआईडीआई काम में आता है, ध्यान रखना। इसका मतलब होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। दोबारा बता देता हूँ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एम फॉर म्यूजिकल, आई फॉर इंस्ट्रूमेंट, डी फॉर डिजिटल, आई फॉर इंटरफेस। नेक्स्ट आपके सामने है यहां पर, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? तो कंप्यूटर की विशेषताओं में आपको पता होना चाहिए कि गति है, शुद्धता है, स्वचालन है। इसके अलावा स्मरण शक्ति है, याद रख सकता है कंप्यूटर, स्मरण शक्ति होती है। ऐसा प्रश्न आया हुआ है पहले, तो इसको ध्यान में रखना। स्मरण शक्ति है। इसके अलावा आपके इसकी व्यापकता है, व्यापक उपयोगिता है इसकी, व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा ऑटोमेशन है, स्वचालन इसकी विशेषता होती है। इसके अलावा संग्रहण क्षमता, ये स्टोरेज है इसके पास, तो संग्रहण क्षमता इसके पास होती है। तो ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ठीक है, स्मरण शक्ति, संग्रहण, व्यापक उपयोगिता, स्वचालन, ये संग्रहण आ गया, गति है, शुद्धता है, स्वचालन। लेकिन अभी तक जो कंप्यूटर है उनमें सोचने और समझने की क्षमता उनके पास नहीं है। हालांकि अब विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कहा जाता है एआई कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता डालने का प्रयास किया जा रहा है। हो सकता है आने वाले समय में सोचने समझने का काम भी कंप्यूटर करने लग जाए। नेक्स्ट आपके सामने है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रथम पीढ़ी के बारे में तो 5 पीढ़ियां आ चुकी है कंप्यूटरों की। तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? तो ये 1942 से 1955 तक थी प्रथम पीढ़ी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी की अगर बात करें तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर उपयोग होते थे? बिल्कुल नहीं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपयोग होती थी? वैक्यूम ट्यूब। क्या प्रयुक्त होती थी? वैक्यूम ट्यूब का काम लिया जा रहा था, वैक्यूम ट्यूब को। तो ये ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर है वो दूसरी पीढ़ी में आए थे। ट्रांजिस्टर किस में आए थे? दूसरी पीढ़ी में। तो पहला आपका आंसर तो हो ही गया है। इनपुट आउटपुट के लिए पंच कार्ड का उपयोग होता था, तो बिल्कुल सही है। पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता था। फिर है आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम लगाए जाते थे। बिल्कुल सही है, आंतरिक मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम प्रयुक्त होते थे। और इसमें मशीनी भाषा और असेंबली भाषा प्रचलित थी, ये भी आपको ध्यान में रखनी। और इसके प्रमुख कंप्यूटर कौन थे? एनिएक है, एडवेक है, ये इसके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ऑप्शन में दे देगा कि पूछेगा, दो का जोड़ा दे देगा कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आपको ध्यान में रखना है एनिएक और एडवेक जो है वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे। तो ये 3 कथन तो सही है, पहला सही नहीं था। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर किससे बने होते हैं? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर काम में लिए गए और इनके समय था दूसरी पीढ़ी का 1955 से 1984 तक दूसरी पीढ़ी आई थी, सेकंड जनरेशन जिसको कहते हैं कंप्यूटर की। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर थे। और ट्रांजिस्टर में अगर बात करें तो इसका आविष्कार बेल लेबोरेटरीज के द्वारा किया गया था। और ये किससे बने होते हैं? तो ये अर्धचालक धातु से बने होते हैं।
किससे बने होते हैं? अर्धचालक धातु से बने होते हैं। अब वैक्यूम ट्यूब की जगह कौन आ गए थे? ट्रांजिस्टर आ चुके थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ट्रांजिस्टर क्या था? ट्रांजिस्टर आकार छोटा था और गति इनकी फास्ट थी, काम करने की क्षमता अधिक थी, बिजली कम लेते थे, तो इस प्रकार ये सारी तरीके से उपयोगी थे, तो इसलिए ट्रांजिस्टरों का उपयोग किया गया। नेक्स्ट है, ये द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर देख लो, ये ट्रांजिस्टर देख लो। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टरों का उपयोग हुआ यहाँ पर। और 1960 तक अगर बात करें तो 1960 तक आपके प्राथमिक मेमोरी भी उपलब्ध हो गई थी, जो जिसको आप प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। 1960 में ये प्राइमरी मेमोरी भी अवेलेबल हो गई थी, ये आपको ध्यान में रखना। और सेकेंडरी मेमोरी के लिए चुंबकीय टेप, जो पहले कैसेट्स आती थी जिसको आप लगाते थे और गाने सुनते थे, दोनों तरफ से घूमती थी एक, उसके अंदर एक चुंबकीय पट्टी हुआ करती थी, और उसके बाद डिस्क का प्रयोग होता ही है, आजकल भी होता है। तो ये सारे आपके सेकेंडरी के थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ये तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर का एग्जाम्पल देख लो, ये चिप आ गई है उसके बाद। ठीक है, तृतीय पीढ़ी में अब देखो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन कौन से थे, ये भी अगर आपको ये चतुर्थ पीढ़ी में देख लो, प्रोसेसर आ गया। पहला माइक्रोचिप किसने तैयार किया था? IBM 70 है, IBM 1600 है, CDC है, वो सारे दूसरी पीढ़ी के हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तीसरी पीढ़ी में बात करें तो तीसरी पीढ़ी में क्या आ गई थी? IC आ गई थी, जिसको कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। IC आपने सुना होगा, IC क्या होती है? ये ग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट, ये किस में प्रयुक्त होते थे? तो ये प्रयुक्त होते थे तीसरी जनरेशन, थर्ड पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में प्रयुक्त हुए IC, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर पूछा जा रहा है कि माइक्रोचिप किसने तैयार किया था? तो इंटेल कॉर्पोरेशन ने तैयार किया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, ये देखो माइक्रो प्रोसेसर है, ऐसा होता है, अगर नहीं देखा तो देख लीजिए। नेक्स्ट है, CPU का भाग नहीं है। अब ये जो माइक्रो चिप है ना, अभी अपन ने बात की इंटेल कॉर्पोरेशन ने, तो वो कहाँ काम आते थे? वो चौथी पीढ़ी में काम आए थे। ठीक है, ध्यान रखना। और पांचवी पीढ़ी वर्तमान में जो चल ही रही है, जिसमें आपके सोचने समझने की जो है विकसित किया जा रहा है उसमें। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि CPU का भाग नहीं है, तो कौन सा CPU का भाग नहीं है बताइए? CPU के तीन भाग बेसिकली होते हैं। एक होता है सेंट्रल यूनिट, जिसको कहते हैं नियंत्रण इकाई, कंट्रोल यूनिट। ये क्या है? नियंत्रण इकाई। ठीक है, ALU की बात करें तो ये होती है तार्किक इकाई या अंकगणित, जिसको कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये क्या काम करती है? ये प्रश्न आया हुआ है कि तार्किक गणनाएं कौन सी यूनिट करती हैं? तो तार्किक गणनाएं ALU करता है। ठीक है, SU की बात करें तो इसका मतलब होता है स्टोरेज यूनिट, संग्रहण इकाई, संग्रहण इकाई, स्टोरेज यूनिट इसको कहते हैं। तो कौन सा भाग नहीं? ये तो तीनों ही भाग होते हैं, तो इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। ये तीनों ही CPU के भाग होते हैं। नेक्स्ट है, वह मेमोरी जिसमें कंप्यूटर का बूटिंग प्रोग्राम संग्रहित होता है। शानदार है कि आपके कौन सी मेमोरी है जिसमें बूटिंग होती है, जो बूटिंग से संबंधित है वो काम होता है। बूटिंग प्रोग्राम किसमें होते हैं? तो बूटिंग प्रोग्राम होते हैं बायोस में, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये किस में होता है? तो ये स्थायी मेमोरी में होता है, रोम में। किसमें होता है? रीड ओनली मेमोरी में, रोम में होता है।
मेमोरी दो प्रकार की होती हैं। रोम होती है वो क्या होती है, स्थायी होती हैं, ठीक है, इसको कहते हैं नॉन वॉलेटाइल, स्थायी, या फिर क्या कहते हैं इसको, नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। रैम को क्या कहते हैं, अस्थायी, अस्थायी या वॉलेटाइल, ठीक है। तो रोम और अस्थायी एक ही चीज है, ध्यान रखना। सारे बूटिंग प्रोग्राम है वो किस में होता है, रोम में होता है। रैम में जितनी भी चीजें होती हैं और अचानक कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो साफ हो जाता है सब कुछ, कुछ बचता नहीं है उसके बाद, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। रैम का होता है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखने, रैंडम एक्सेस मेमोरी। हालांकि आपके ये लेवल का नहीं, ये बेसिक है, बहुत बेसिक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो रैम चिप होती है ऐसी, देख लीजिए आराम से। निम्न में से द्वितीयक मेमोरी का उदाहरण है। द्वितीयक मेमोरी की अगर बात करें तो इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। यहाँ पर दे रखा हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, तो बिल्कुल ये सारे ही किस में आ जाएंगे, द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आएंगे। अभी मैंने आपको पहले ही बताया ही था। नेक्स्ट ये देखो रोम, जापान की है, ऊपर लिखा हुआ है जापान। नेक्स्ट है सुमेलित, आपको सुमेलित करना है। अब जो रोम होती है ना वो तीन प्रकार की, तीन प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक होती है पी रोम, एक होती है ईपी रोम, एक होती है ईईपी रोम। तो ये सारी बातें आपको उस बुक में मिल ही जाएगी। और यहाँ पर देखिए अगर बात करें तो ये मेमोरी की इकाइयों से संबंधित है। यहाँ पर कहा हुआ है बिट, बिट है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है, तो बिल्कुल सही बात है, बिट है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है। निब्बल है वो 4 बिट का समूह होता है, 4 बिट है वो 1 निब्बल के बराबर होता है। बाइट है वो 8 बिट के बराबर होता है, 1 बाइट 8 बिट के बराबर होता है। बाइट के बाद आता है किलो बाइट, जो 1024 बाइट के बराबर होता है, ठीक है। फिर आता है मेगाबाइट, मेगाबाइट है वो 1024 किलो बाइट के बराबर होता है, ठीक है। अब फोन में MB यूज करते ही हैं। अब MB के बाद आता है GB, GB है वो किसके बराबर होता है, तो वो 1024 MB के बराबर होता है, ठीक है। और GB के बाद आता है TB, तो TB है वो 1024 GB के बराबर होता है। तो ये सारी यूनिट्स आपको ध्यान में रखनी, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय भाषा है, तो C++, जावा, ये सब क्या है, उच्च स्तरीय भाषा है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भाषा संसाधक का उदाहरण है। ये प्रश्न आपके पूछा गया अभी पिछले साल कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। अब एग्जाम कौन सा था मुझे नहीं याद है, ये प्रश्न आया जरूर था, भाषा संसाधक के रूप में आया था ये प्रश्न। तो भाषा संसाधक के रूप में कौन कौन सा प्रयुक्त होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक है कंपाइलर, तो कंपाइलर क्या करता है कि उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीनी भाषा को परिवर्तित कर देता है। उच्च स्तरीय भाषा होती है, उच्च स्तरीय, उसको किस में बदल देता है, मशीनी भाषा में बदलने का काम करता है, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है, अब ये कंपाइलर है ना वो पूरी फाइल होती है जितनी भी बड़ी, उस कंप्लीटली एक साथ ही क्या करता है, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल देता है एक बार में ही। और त्रुटियां जो भी उसमें आती हैं उसमें क्या करता है, भाषा संसाधक का मतलब होता है ट्रांसलेटर, क्या मतलब होता है, ट्रांसलेटर। अब ये जो है कंपाइलर ये ट्रांसलेट करता है, ये एक साथ जितनी भी प्रोग्राम का जो सब पूरा प्रोग्राम होता है उसको एक साथ ट्रांसलेट कर देता है, और उसमें जितनी भी एरर आती हैं उनको जो है लाइन वाइज डिटेक्ट कर देता है और उसको अलग से बता देता है। अब इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर एक काम करता है कि ये लाइन वाइज करता है, लाइन वाइज काम करता है। जैसे पहली लाइन ट्रांसलेट हो गई, उसमें क्या गलती थी वो बता दी, फिर दूसरी लाइन ट्रांसलेट हो गई, उसमें क्या गलती थी, वो लाइन वाइज त्रुटि उसमें
तुरंत बता देता है, और पंक्ति दर पंक्ति ये भाषा को चेंज करता है। उच्च स्तरीय जो भी भाषा होती है उसको मशीनी भाषा में बदलता है, लेकिन ये पंक्ति दर पंक्ति बदलता है, लाइन वाइज। कैसे बदलता है? लाइन वाइज बदलता है। फिर असेंबलर है, ये क्या करता है? ये असेंबलर है, वो असेंबली भाषा में लिखे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलता है, और ये एक बार में सिर्फ एक पंक्ति को ही बदलता है। असेंबलर क्या करता है? एक बार में एक पंक्ति, एक लाइन ही बदलता है, एक लाइन ट्रांसलेट करता है, एक बार में एक लाइन ट्रांसलेट करता है। तो ऊपर सभी है ट्रांसलेटर तो, लेकिन इनकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके सामने है यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है। तो यूटिलिटी प्रोग्राम की अगर बात करें तो कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का उदाहरण है? तो डीफ्रैगमेंटर, क्या करता है? हार्ड डिस्क को गतिशील बनाए रखने का काम करता है। कंप्रेसिंग प्रोग्राम, जो फाइल को कंप्रेस करके उसका साइज कम कर देता है, जो स्टोरेज से संबंधित है। और एंटीवायरस प्रोग्राम, जो वायरस को हटाने का काम करता है। तो सभी आपके यूटिलिटी प्रोग्राम है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है भाई? स्मृति प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, यूजर इंटरफेस, सारे ही काम है। तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि कुछ आपको सीखने को जरूर मिला होगा, और ये बेसिक से प्रश्न थे, टेक्नोलॉजी संबंधित, आईटी से संबंधित बेसिक है। और बेसिक में वो चीजें भी आएगी जो इनपुट आउटपुट यूनिट्स है, उपकरण है, वो भी आएंगे, डिवाइसेज। ठीक है, टूल्स की बात अलग से होगी। टूल्स में तो वो आएगा ऑफिस और विंडोज। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको क्लास जरा सी भी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी लगातार आपको इस प्रकार की क्लासेज मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।